हेलो, दिस इज़ मयूर निखारे। द प्राणा ट्यूटोरियल्स के केमिस्ट्री सेक्शन में आपका स्वागत है। आज एक छोटा सा सेशन लेंगे, कल एक छोटा सा सेशन लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आपने थंबनेल देख चुके हैं, आपको पता है कि इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड। ध्यान में आ रहा है? तो ये वाली एक जो रिएक्शन है, मुझे लगता है कि आपने बचपन से पढ़ रहे हो, शायद 8-9 से पढ़ रहे हो। ध्यान में रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी एनर्जी लगती है, उसे अपन हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, उसे हमें हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो यूजुअली यहाँ पे ये वर्ड, यहाँ पे जो ये डेफिनेशन, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि यूजुअली 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस होता है, बट वहाँ पे वैसा नहीं दिया गया है। बट स्टिल ठीक है, पार्शियल डेफिनेशन ही सही, बट यहाँ पे वह 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने की बात चल रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, थर्मल कैपेसिटी। ये एक डेफिनेशन है जो बहुत स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं। बहुत स्टार्ट से मतलब हम जब आप जब 8th या 9th में होगे तब ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में लेना है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। ये क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। विल बी कंज्यूम्ड इन ऑब्टेनिंग 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरॉन। एलिमेंटल बोरॉन का एटॉमिक मास 10.8 है, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सिंपली आपको रिएक्शन पता होने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरॉन के बारे में बात करें, जिसका एटॉमिक मास 10.8 है। ध्यान में रहा है? तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप 21.6 डिवाइड बाय 10.8 करते, तो आपको पता चलेगा हम 2 मोल ऑफ बोरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 2 मोल ऑफ बोरॉन। वो भी किससे बनाना है, हमें ध्यान देना है, रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो अगर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ BCl3, 2 टाइम्स ऑफ BCl3 लेना पड़ा, क्योंकि हमें 2 मोल्स ऑफ बोरॉन चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इफ यू हैव 2 मोल्स ऑफ BCl3, है ना, यहाँ पे आप क्लोरीन कितने देख पा रहे हो, यहाँ पे अपन 6 क्लोरीन देख पा रहे हो, तो आप क्या कराओगे, 3 टाइम्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करवाओगे। क्यों 3 टाइम्स ऑफ H2? क्योंकि H2 से ही तो रिडक्शन कराना है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ BCl3 3 टाइम्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेगा, ताकि 2 टाइम्स ऑफ बोरॉन आपको मिले, ताकि 2 मिनट, हाँ, ताकि 2 टाइम्स ऑफ बोरॉन आपके मिले और 6 टाइम्स ऑफ HCl बाहर निकल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना मोल ऑफ H2 आपको लगा, दैट इज 3 मोल्स ऑफ H2 लगा, है ना। 3 मोल्स ऑफ H2 लगा। अब 3 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो 22.4 होता है। तो 3 मोल ऑफ H2 का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा, दैट इज गोइंग टू बी 22.4 इंटू 3, दैट इज 3 4 12, कैरी 1, 3 6, यहाँ पे 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 3 2 इज गोइंग टू बी 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 67.2 डीएम क्यूब ऑफ H2 गैस वुड बी रिक्वायर्ड। 67.2 डीएम क्यूब volume of H2 gas would be required for the complete reduction या for the formation of 2 moles of elemental boron। ठीक है, तो ऑप्शंस की तरफ देखना है। डू वी हैव एन आंसर? अगर हमारे पास आंसर है क्या, हाँ, ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस इन एन आइडियल गैस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के टकराने से पहले सीधा सीधा ट्रैवल करेगा। यही वन ऑफ द पोस्टुलेट है ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टकराने से पहले इन अ स्ट्रेट लाइन वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ऐसे ऐसे नहीं आएगा, गोल गोल फिर के नहीं आएगा। ध्यान में रहा है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही एलिमेंटल क्वेश्चंस थे, बहुत ही एलिमेंटरी क्वेश्चंस थे जो आपने सॉल्व किए हैं, हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो क्या बोला गया है, ये सॉरी फॉर दिस, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। ठीक है, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है।
ओके आ गया है तो एज द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम, ठीक है, लेट मी कंफर्म फर्स्ट, हाँ, दैट इज एज द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम चेंजेस बाय द फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, वो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है। हमें पता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3/2 kT, है ना, 3/2 kT। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, हमने ये बहुत बार देखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन देखा था, उसमें भी हमने देखा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैं 20 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करता हूँ, डिग्री सेल्सियस में हम कभी भी टेम्परेचर को पुट नहीं करते, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 + 273 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 293, और 40 डिग्री सेल्सियस के बारे में जब हाँ बात करें, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 293 में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 20 मिला देना पड़ेगा, ध्यान मारा, तो इट विल कम आउट टू बी दैट इज 313। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको 2 डिजिट्स वैसे भी स्पॉट हो जाएंगे, है ना। अब मुझे बताओ दैट इज हम काइनेटिक एनर्जी 40 डिग्री सेल्सियस पे गिन रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी हम क्या गिन रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हम 20 डिग्री सेल्सियस पे गिन रहे हैं, वुड बी क्या होगा, इक्वल टू टेम्परेचर एट 40 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मतलब क्या होगा, दैट इज टेम्परेचर एट 213, दैट इज 313, तो यहाँ पे 313 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर एट 293, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 293 आ जाएगा, है ना। Therefore, as the temperature is raised from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius, the average kinetic energy of neon atoms changes by a factor of that is 313/293, ठीक है, सिंपल सा था। टेम्परेचर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी को हमको रिलेट करना था, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्या करना था, सिंपली हमें रिलेट करना था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इन वैन वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट द गैस लॉ of the gas law the constant b is measure of, अब b is a volume correction, है ना, b क्या है, वॉल्यूम करेक्शन है, मतलब वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम के बारे में ही बात कर रहा है ना। ये जो वैन डर वाल कांस्टेंट b होता है दैट इज गोइंग टू बी, a इज अ प्रेशर करेक्शन एंड b इज अ वॉल्यूम करेक्शन, तो मतलब वो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ देखना है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड गैस, ठीक है, हाँ, तो दैट इज इट इज अ करेक्शन टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो हमें पता है कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, ध्यान में रहा है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहता है, ठीक है, मगर एक्चुअल पे वो नेग्लिजिबल नहीं होते, तो जो नेग्लिजिबल हम कंसिडर करे थे, ठीक है, वो नेग्लिजिबल जो नहीं है वही हम बी के बारे में बात करें, दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम करेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल सा दैट इज बी इज अ वॉल्यूम के बारे में ही बात कर रहा है, तो हम ए यहाँ पे डायरेक्टली टिक कर देंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस नहीं, गैस अलग वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, जब गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करो तो उसमें एम्प्टी स्पेसेस भी है ना, मगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टच में होगा, इस तरीके से वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, वो वाले हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन आर टी and m represents rate of diffusion, pressure and molecular mass respectively, then the ratio of rate of diffusion R of A upon R of B of two gases A and B is given by, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा पता होना चाहिए कि इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास हमने बहुत बार देखा है, उस पर न्यूमेरिकल्स देखे हैं, मगर एक दूसरी भी चीज़ है, प्रेशर बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली गैस इज फोर्स टू डिफ्यूज ना, तो अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ते चले जाएगा, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ते चले जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ठीक है, ये एक चीज़ है जो आपको पता रहना चाहिए। अब ये रिलेशन से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी कैलकुलेट करना है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो यहाँ पे पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है, तो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ले लेता हूँ, ए के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ ए, ठीक है, और बी के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल तो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज मोलर मास ऑफ बी,
ठीक है। देयरफॉर द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर ऑफ ए टू द आर ऑफ बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी इनटू अंडर रूट ऑफ एम ऑफ बी अपॉन एम ऑफ ए। उस हिसाब से आपको तरफ देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, दैट इज पी ऑफ ए पी ऑफ बी, है ना, और अंडर रूट ऑफ एम ऑफ बी अपॉन एम ऑफ ए टू द पावर 1/2, मतलब वही है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सिंपल सा था, ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा सेशन लेने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आज डिस्कस करने को, कल भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, मगर वो अलग टॉपिक था, वो अलग टॉपिक है, आज थोड़ा सा अलग टॉपिक है, यही कारण है। तो हमने डायरेक्ट हो गया, ध्यान में रहा है, ए इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो दिस आर इस लेवल के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हार्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए पैनिक नहीं करना है। हाँ, अब ये फॉर अ गैसियस स्टेट इफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिनोटेड बाय दैट इज सी स्टार, ठीक है। हमें पता है दैट इज अल्फा मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है, मगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, सी स्टार लेंगे, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन एम होता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी सी बार से दिखाया गया है, एवरेज वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, वी बार से दिखाते हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, सी बार लिया है। इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी मतलब मीन वेलोसिटी, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8RT अपॉन पाई एम हो जाएगा, और पाई एम कैपिटल एम, ठीक है। और उसी के साथ दैट इज देन फॉर द लार्ज एंड मीन स्क्वायर स्पीड मतलब आरएमएस वेलोसिटी, हम आरएमएस वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, इन्होंने कैसे दिखा दिया, सिंपली सी से दिखा दिया। इज गोइंग टू बी इक्वल टू आरएमएस वेलोसिटी तो हमें पता है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3RT अपॉन एम, ठीक है। ये वाला हमने पहले भी देखा हुआ था, हमें हमेशा पता है कि दैट इज अल्फा इज टू दैट इज सी बार इज टू यू का जो रेशियो होता है दैट इज गोइंग टू बी 1:1.128 इज टू 1.224 या 225, है ना। तो इसके साथ रिलेट करते हैं द रेशियो ऑफ, ध्यान देना है उन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले सी स्टार पूछा है, अल्फा मतलब ही सी स्टार है, ठीक है। उसी के साथ सी बार मतलब, ध्यान दो सी बार मतलब क्या है, सी बार मतलब होता है हमारा दैट इज एवरेज वेलोसिटी, मतलब सी बार, और यहाँ पे वी बार लेना चाहिए था मुझे, हाँ, तो यहाँ पे वी बार मतलब ही सी बार होने वाला है। इस टू यू मतलब आरएमएस वेलोसिटी मतलब यहाँ पे सी है ना। तो यहाँ पे जिस क्रोनोलॉजी में हम पुट करते हैं, जिस रेशियो में पुट करते हैं, उसी रेशियो में उन्होंने पुट किया है ना। तो आपको पता है आंसर दैट इज 1:1.128 ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा सी ना, यस, सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अरे हाँ, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ताकि हम थोड़ा सा लॉजिकल वे से बात कर सकें, जस्ट इन केस इफ यू आपको नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपको पता है सी स्टार के बारे में, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट इज 2RT अपॉन एम, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद सी बार के बारे में बात करते हैं, इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ क्या होगा, दैट इज 8RT अपॉन पाई एम होगा, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले तो आपको पता रहना चाहिए। और उसके साथ सी दैट इज आरएमएस वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ दैट इज 3RT अपॉन एम। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, चारों के चारों ऑप्शन में पहले सी स्टार है मतलब मोस्ट प्रोबेबल है, फिर मीन है, फिर आरएमएस है। तो उसी फैशन में अगर आप पुट करते हो दैट इज रेशियो ऑफ सी स्टार इज टू रेशियो ऑफ क्या लेगो, दैट इज सी बार लोगे इज टू रेशियो ऑफ सी लोगे, तो इज गोइंग टू बी इक्वल टू RT अपॉन एम, RT अपॉन एम और RT अपॉन एम, यहाँ पे काम कैंसिल हो जाएगा, ध्यान में रहा है रेशियो में तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी √2 इज टू क्या हो जाएगा, दैट इज रूट ऑफ 8 अपॉन पाई इज टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, इतनी चीज। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 छोटा है, 8/3 मतलब कितना होगा, 8/3 के बारे में आप बात करते हो तो वैसे ऑफकोर्स वो 2 से ज़्यादा है, और 3 √3, तो उस हिसाब से लॉजिक लगाते हो तो 2 के √2 की वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद 8 पाई रूट ऑफ 8/पाई √2 और √3 के बीच में, और √3 तो आपको पता है, उस हिसाब से भी यही आएगा 1, उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो इतना भी अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो ठीक है, और आप थोड़ी सी और मेहनत करके कैलकुलेट करते हो तो वैसे भी आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। मगर ये कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता रहना चाहिए, बाय हार्ट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल टू द मीन टू द आरएमएस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1:1.128 1.225, आपको पता रहना चाहिए,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट अ हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है और कितने क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन बाकी है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, दैट कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के बारे में बात करना है। यहाँ पे ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर अ रियल गैस के बारे में बात हो रही है, तो रियल गैस इक्वेशन सबसे पहले लिख देते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज गोइंग टू बी P अपॉन A अपॉन V स्क्वायर, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, दैट इज V माइनस B इज गोइंग टू बी इक्वल टू RT, ठीक है। ये पहली चीज, ये रियल गैस। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो A अपॉन वी स्क्वायर कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। A अपॉन वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। कभी कभी स्पेलिंग कंफर्म करना पड़ता है तो हो दैट इज A अपॉन वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से दैट इज द रेशियो ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल। ये एक चीज़ है जो हमने एक रियल गैस इक्वेशन में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी और आपको पता रहना चाहिए। तो उस हिसाब से ये वाली वैल्यू होगी 0। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयर फोर दैट इज पी ए प्लस, ये तो चला गया है ना, इंटू वी माइनस बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, है ना। देयर फोर पी वी माइनस पी बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज पी वी माइनस पी बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मैं डिवाइड बाय आर टी कर देता हूँ, ठीक है। तीनों से डिवाइड बाय आर टी कर देता हूँ। क्यों, इसका कारण है क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, है ना। तो यहाँ पे मुझे पी वी दिख रहा है ना, यहाँ पे आर टी दिख रहा है, मुझे इसको ही पी वी अपॉन आर टी करना है, तो मैं डिवाइड बाय आर टी कर लेता हूँ फ्रॉम बोथ द साइड। देयर फोर पी वी अपॉन आर टी, देयर फोर यहाँ पे भी देयर फोर, यहाँ पे देयर फोर पी वी अपॉन आर टी माइनस PV upon RT is going to be equal to RT upon RT, which is going to be equal to 1. Therefore PV upon RT is going to be equal to क्या हो जाएगा, 1 plus that is PV upon RT, ठीक है। मतलब आपको ध्यान में आ रहा है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ये क्या है, PV upon RT is nothing but कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z. Therefore Z is going to be equal to 1 plus क्या होगा, PV upon RT होगा। मतलब of course Z is going to be greater than 1. Of course Z is going to be greater than 1. तो हमें यहाँ पे दो लीड है, Z इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी एंड Z इज गोइंग टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको आंसर देखना है। वैसे तो आंसर हमें प्री एनालाइज करने की जरूरत थी मगर नहीं किया हमने, ठीक है। तो जान दो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से ये वाला ऑप्शन बहुत ही मिलता जुलता दिख रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी आंसर, है ना। द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस एट हाई प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस ही किया ना, हाँ, दैट इज 1 प्लस आर टी अपॉन पी बी, 1 प्लस आर टी अपॉन पी बी हो गया सॉल्व, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, 1 प्लस आर टी अपॉन पी बी, लेट मी कंफर्म, अपन ने कहीं तो भी गलत किया है, 2 मिनट। आर टी अपॉन पी बी अपॉन आर टी चाहिए ना, वो आर टी अपॉन पी बी है, हैंग हो गया ये, हाँ सॉरी, ठीक है। 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो मैंने जो गलती की, ठीक है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये ठीक है, मेरी गलतियों से सीखो, टीचर की गलतियों से सीखो, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस हमने डिराइव किया है, बाकायदा हमने डिराइव किया है, दैट इज 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, है ना। तो 1 प्लस आर टी अपॉन पी बी नहीं, जो मैंने जल्दबाजी में टिक किया था ना, दैट इज सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। तो जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल संभाल के आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, छोटी सी बात है, ध्यान में रखना है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और पूछा भी गया है, जेई 2012 में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे प्लॉट है फॉर 1 मोल ऑफ वैंडरवॉल गैस व्हेन बी इक्वल्स टू 0, उन्होंने पहले जो डिफाइन किया है कि बी इज गोइंग टू बी 0, मतलब वॉल्यूम करेक्शन कैसा है 0, एंड टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 300 डिग्री सेल्सियस। द पीवी वर्सेस 1 अपॉन पी प्लॉट, 1 अपॉन वी प्लॉट इज शोन बिलो। अब पीवी अपॉन 1 अपॉन वी प्लॉट यूजुअली स्ट्रेट लाइन आता है, क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आता है, ठीक है, मगर नहीं है, ठीक है, तो जाने दो उसको। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ देन वैंडरवॉल कांस्टेंट ए, जो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल में होना चाहिए, क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप दिया गया है, एक लाइन दी गई है जिसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, तो यही एक क्लू है, यही क्या है, एक क्लू है। और रियल गैस के बारे में बात हो रही है और बी ऑलरेडी आपको 0 बोला गया है, तो सबसे पहले आपको जो करना है कि रियल गैस लिखना है। व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन, दैट इज पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज वी माइनस बी
is going to be RT for 1 mole of a gas. This is going to be a real gas equation for a 1 mole of a gas. ठीक है, अब B है 0, है ना, ये वाला B जो है वो क्या है 0 है, तो उस हिसाब से हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, देयरफॉर P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इज गोइंग टू बी इक्वल टू RT. ठीक है, इसको एक्सपांड करो, देयरफॉर PV प्लस क्या हो जाएगा AV अपॉन V स्क्वायर, मतलब A अपॉन V इज गोइंग टू बी इक्वल टू RT हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे ध्यान दो, PV मतलब क्या है, PV कहीं ना कहीं वैल्यू है y एक्सिस पे, है ना. y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और 1/v क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, ये 1/v क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ y क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ y है जो x एक्सिस पे प्लॉट किया गया है ना. ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस पे प्लॉट किया गया है. ये क्लू है आपके लिए, ये क्या है आपके लिए, क्लू है. ठीक है, तो रीअरेंज करूंगा इसको, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. देयरफॉर दैट इज PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू RT माइनस A अपॉन A इंटू 1 अपॉन V, है ना. तो मैंने जैसे फिर से बोला कि PV मतलब क्या है, दिस आर वैल्यू ऑन y एक्सिस, RT, और उसी के साथ क्या है, इसको और इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ दैट एज माइनस ऑफ A अपॉन 1 अपॉन V. ठीक है, माइनस ऑफ A इंटू 1 अपॉन V प्लस RT, कुछ गलत नहीं लिखा. तो यहाँ पे PV मतलब क्या है, PV कहीं ना कहीं दैट इज वैल्यूज ऑन द y एक्सिस है. ठीक है, तो यहाँ पे y हो गया, और उसी के साथ 1 अपॉन V क्या है, 1 अपॉन V इज रेसिप्रोकल ऑफ इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑन x एक्सिस. तो इसको अगर मैं y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी के साथ रिलेट करता हूँ, वेयर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद अ निगेटिव स्लोप, है ना, उसके साथ रिलेट करता हूँ, तो दैट आप देख पाओगे कि RT जो है, ध्यान देना है, ये क्या हो गया, ये हो गया, रेड मार्कर यूज करेंगे अपन. ठीक है, ये क्या हो गया, ये C पार्ट हो गया, है ना. ये क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी X पार्ट. ये क्या हो गया, y पार्ट हो गया. तो M पार्ट क्या हो गया, दैट इज M इज गोइंग टू बी इक्वल टू A, मतलब स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू A. हमें A फाइंड करना है और A की वैल्यू हमें स्लोप से पता चल जाएगी. ठीक है, A की वैल्यू हमें स्लोप से पता चल जाएगी. तो हमें सिंपली क्या करना है, अभी स्लोप कैलकुलेट करना है. हमें पता है स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 क्या है, ध्यान दो, y2 क्या है, कोई भी वैल्यू ले लो. ठीक है, मैं y2 के लिए ये वाली वैल्यू कंसिडर करता हूँ. ठीक है, कितना है, दैट इज 21 माइनस, दैट इज 21.6 माइनस y2 कितना होगा, दिस इज y2, है ना. y1 क्या होगा, ध्यान देना है, अब y1 के लिए ये वाली वैल्यू हमें कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज 20.6, 20.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा. अब x2 के लिए वैल्यू फिर से ये हो जाएगी, x2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज, ये गलत कर दिया क्या मैंने, दैट इज x1. तो इसको मैं दैट इज y2 x2 कंसिडर करता हूँ. दिस इज गोइंग टू बी, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी दैट इज, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू y1 x1. ठीक है, पहले x1 लिखना चाहिए था, विच इज गोइंग टू बी, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 21.6 है ना. दिस इज y एक्सिस पे, दैट इज 21.6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10.1 डिवाइडेड बाय. ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x2 की वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3, है ना. x1 की वैल्यू क्या होने वाली है, 3 हो जाने वाले हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से स्लोप जो आएगा वो निगेटिव आएगा, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं. ठीक है, m इज गोइंग टू बी इक्वल टू a हम लिख चुके हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज स्लोप, हम सिंपली अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू 21.6 माइनस 20.1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.5 अपॉन क्या हो जाएगा, 1.5 अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1. देयरफॉर स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस 1.5. ठीक है, देयरफॉर स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस 1.5. तो यहाँ पे सब ऑलरेडी हमने स्लोप निगेटिव कंसिडर करके रखा हुआ है, ध्यान मारा, तो उस हिसाब से ये माइनस लेने की बाद में ज़रूरत पड़ेगी कि आपको, नहीं पड़ेगी. ठीक है, मतलब वो रिएक्शन में ऑलरेडी वो प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी, सी इज गोइंग टू बी योर स्लोप. सी क्या होने वाला है आपका, स्लोप होने वाला है. वैसे भी स्लोप में हम ये कंसिडर कर सकते हैं, कभी कभी हम माइनस ले लेते हैं. ठीक है, नो इशू, निगेटिव स्लोप के लिए हम वैसा कर सकते हैं. तो स्लोप, ठीक है, वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.5. यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या है, 1.5 है. यहाँ से लेके यहाँ तक करता तो भी मुझे 1.5 ही मिलता.
ठीक है। देयरफॉर हमें वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए कैलकुलेट करना था, और वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए अगर हम वो लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते तो हम पता कर सकते थे। हमने वही चीज़ की, हमने स्लोप फाइंड आउट किया और हमें ए की वैल्यू 1.5 मिल गई। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो देन, तो यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस थे और 2-3 ही क्वेश्चंस, मतलब और 2-3 मतलब और 10-12 ही क्वेश्चंस बाकी हैं जो अपन नेक्स्ट सेशन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलो देन आज के लिए हैव अ नाइस डे। ठीक है, एंड लेट्स कॉल इट अ डे।